आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे दिन भर का एक क्विक रिकैप और दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई ये भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के ट्रेड सेटअप के साथ। और आज हमने देखा कि आखिरी घंटे में शानदार रिकवरी देखने को मिली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। और हमने देखा कि जो क्लोजिंग हुई वो हरे निशान में हुई है। दिन भर रेंज में दायरे में कारोबार करने के बाद निचले स्तरों से रिकवरी। निफ्टी भी 18,600 के पास बंद हुआ और बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो 44,000 का लो लगाकर निचले स्तरों से करीब 150 अंकों से ज्यादा की रिकवरी देखने को मिली है और बैंक निफ्टी करीब 62 अंक ऊपर बंद हुआ है। अगर निफ्टी में टॉप गेनर्स की बात करेंगे तो आज अल्ट्राटेक, डिवीज लैब, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और टाटा मोटर्स, इन तमाम स्टॉक्स ने आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। आज सीमेंट शेयरों में काफी शानदार एक्शन था और हमने देखा कि सीमेंट में कोहिन कोल के दाम जो घटे हैं उसका आज फायदा मिला। और आज अल्ट्राटेक, अंबुजा, एसीसी सभी में अच्छी तेजी थी। और इसके अलावा काफी सारे न्यूज फ्लो भी आ रहे थे जिसके चलते हमने देखा कि मिड कैप स्मॉल कैप सीमेंट स्टॉक में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन अगर देखेंगे तो मजबूती थी आज ऑटो में, रियल्टी और हेल्थ केयर सेक्टर ने भी आज अच्छी स्ट्रेंथ दिखी। वही कमजोरी थी आज आईटी और मेटल स्टॉक्स में आज के दिन दबाव देखने को मिला है। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों पर अगर नजर डालेंगे तो पांचों स्टॉक आज जो लूजिंग साइड पे थे वो आईटी स्पेस से ही थे। टेक महिंद्रा में 2% की गिरावट, इन्फोसिस नीचे था, टीसीएस, विप्रो, ओएनजीसी सभी में आज दबाव देखने को मिला। और सबसे ज्यादा कमजोरी आज बना रहा था आईटी स्पेस के स्टॉक्स जो थे वो आज बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे थे। अब बात करते हैं मिड कैप स्टॉक्स की। तो यहाँ पर टॉप गेनर थे जेएसडब्ल्यू एनर्जी, 5.5% की तेजी देखने को मिली। पीबी फिनटेक, टोरेंट पावर और टीवीएस मोटर्स में आज अच्छी तेजी थी और कुछ स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई पर भी क्लोज हुए हैं। इसके अलावा अगर कमजोरी की बात करेंगे तो आज मिड कैप आईटी स्टॉक्स में ही वीकनेस देखने को मिली। परसिस्टेंट में करीब 4% की गिरावट थी, आईईएक्स में करीब 4% की गिरावट थी, कोफोर्ज और डिक्सेंटेक में भी आज करीब 2 से 3% की गिरावट देखने को मिली है। तो आज मिड कैप में भी आईटी मिड कैप स्टॉक्स में दबाव काफी ज्यादा देखने को मिला है। कुछ और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन अगर देखेंगे तो आज हमने देखा कि एग्रीकेमिकल शेयरों में शानदार तेजी थी। शारदा क्रॉपकेम और धानुका एग्रोटेक जैसे स्टॉक आज चल रहे थे, करीब 10% तक की तेजी वहां पर देखने को मिली है। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी आज शानदार तेजी थी। मुंजर, शोवा, पीपीएपी मोटिव, रानी मद्रास जैसे स्टॉक्स आज चल रहे थे और पीपीएपी मोटिव में हमने देखा कि 10% तक की तेजी आज के दिन देखने को मिली है। और आज भी हमने देखा कि जो शिप बिल्डिंग कंपनियां थी कल की तेजी आज भी कंटिन्यू थी। मजगांव डॉक यहाँ पर भी अच्छी मजबूती थी और कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच जैसे स्टॉक्स ये आज भी चल रहे थे। तो डिफेंस स्पेस में भी आज दूसरे दिन भी हमने देखा कि लगातार एक्शन बना हुआ था। कुल मिला के बात करें तो मार्केट के लिए आज दिन भर रेंज में ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा कि निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के साथ बाजार ने क्लोजिंग दी है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट में भी एक बार चेक ले लेते हैं वहां पर किस तरह का एक्शन है। उसकी बात करें तो आज कच्चे तेल की जो तेजी है वो नहीं टिक पा रही है और आज फिर से कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे की वजह क्या है बताने के लिए विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वमोहन बताइए। देखिए, कच्चे तेल में एक अच्छी तेजी कल देखने को रही थी। ओपेक प्लस के फैसले के बाद सऊदी ने जो अतिरिक्त उत्पादन घटाने का जो फैसला किया था जुलाई से, उस खबर से, उस सेंटीमेंट की वजह से क्रूड में अच्छी तेजी दिखी थी। $78 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव चला गया है, लेकिन वो तेजी अब गायब हो गई है पूरी तरह से। अब $75 तक फिसल चुका है, 2% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। तो चिंता इस बात की है कि रूस का डोमिनेंस जिस तरह से एशियाई बाजारों में बढ़ता जा रहा है, दुनिया के 2 बड़े इंपोर्टर चीन और इंडिया, जहां पर रूस का मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है, इंपोर्ट चीन और भारत लगातार बढ़ाता जा रहा है, वो एक चिंता है। और वहाँ से सप्लाई भी बढ़ रही है और रूस ने अतिरिक्त उत्पादन घटाने का भी कोई फैसला नहीं किया है। तो ये वजह है जो मार्केट पर दबाव बना रहा है। साथ ही क्योंकि रूस से जो चीन और भारत जो इंपोर्ट करते हैं वो काफ़ी डिस्काउंट पर भी करते हैं, इससे वो शिफ्ट हो रहा है गल्फ़ की बजाय अब वहाँ पर रूस से ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है। एक और बड़ी वजह ये है कि चीन के जो लेटेस्ट डेटा आए हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ की हो, सर्विस सेक्टर को हो, फैक्ट्री एक्टिविटीज़ की हो,
तो वो ये सजेस्ट साफ तौर पर ये दिख रहे हैं कि वहाँ पर अभी भी रिकवरी में टाइम लगेगा, रिकवरी को लेकर चिंता है। तो ये वजह है कि एक तो चीन से डिमांड को लेकर चिंता है, दूसरी तरफ से रशियन सप्लाई यहाँ पर दबाव बना रहा है और अब वो तेज़ी टिक नहीं पा रही है। तीसरी सबसे एक और अहम वजह है वो है यूएस फेड का रुख, और जून की जो बैठक होगी 13 और 14 जून को, तो उसमें 30% के आसपास के ट्रेडर्स ऐसे हैं उनको लग रहा है कि हो सकता है कि फेड 4.5% ब्याज दरें बढ़ाएं, या जून में अगर नहीं भी बढ़ाए तो जुलाई में तो डेफिनेटली ब्याज दरें एक बार फिर से और बढ़ सकती है। ये स्लो डाउन को लेकर भी चिंता है। तो ये सारी वजह हैं जो क्रूड पर दबाव बना रही है और आज के सत्र में 2% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। बिल्कुल, तो 2% से ज्यादा की गिरावट, और WTI क्रूड देखिए करीब $70 तक के पास फिसल चुका है। तो ये वजह है जिसके कारण हम देख रहे हैं कि क्रूड में इस वक्त गिरावट है। अब आगे बढ़ते हुए कुछ और भी खबरों का रुख करते हैं, और एडलवाइस से नुवामा वेल्थ का डीमर्जर हो चुका है। डीमर्जर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं वामाक्षी, बताइए। जी बिल्कुल, ईडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज फोकस में है। हम देख रहे हैं कि पिछले 3 सेशन में स्टॉक ने करीब 15% एडवांस किया है। इनफैक्ट हमने देखा था कि जून 2 को स्क्रिप्ट एडजस्ट हुई थी डीमर्जर के लिए, और इनफैक्ट जून 2 रिकॉर्ड डेट भी थी। जो शेयर होल्डर्स हैं जिनको नुवामा वेल्थ के शेयर्स मिलने वाले हैं, उनकी एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए जून 2 रिकॉर्ड डेट रही थी। ओवरऑल अगर हम देखें तो जून 10 को अलॉटमेंट एक्सपेक्टेड है, और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट की लिस्टिंग जुलाई या अगस्त 2023 में हो सकती है। पोस्ट डीमर्जर हम देख सकते हैं कि शेयर होल्डर्स जो रहेंगे ईडलवाइस के, उन्हें 30% स्टेक मिलेगा नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट में। अगर हम देखें तो पोस्ट डीमर्जर ईडलवाइस का क्या होगा, तो कुछ की मैट्रिक्स में तो चेंजेस आएंगे ही। नेटवर्थ हम देखेंगे कि 8,500 ऑड करोड़ पर है, वो गिरकर 6,150 करोड़ पर हो जाएगी, और बुक वैल्यू पर शेयर 72 से गिरकर 46 रुपीज़ पर शेयर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो नुवामा का जो बिजनेस है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है ईडलवाइस की प्रॉफिटेबिलिटी को, करीब 38% अकाउंट करता है ईडलवाइस की कंसोलिडेटेड प्रॉफिटेबिलिटी को। आगे चलते हम देख सकते हैं कि ईडलवाइस 7 बिजनेसेस होल्ड करेगा अपने पोर्टफोलियो में, और कोशिश करेगा इन सारे बिजनेसेस को ग्रो और एनहांस करने के लिए। इसके अलावा जो उनके डीमर्जर से कैपिटल आएगा वो यूज़ होगा उनके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स में। इसी के चलते कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो भी कंफर्टेबल हो जाएगी, और कुछ जो अमाउंट है वो डेट रीपे करने के लिए और डेट रिड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जाएगा। तो लार्जली अगर हम देखें, ये जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी डीमर्जर की वजह से, उसी के चलते ये स्टॉक रेडार पर है, और उसी के चलते हम देख रहे हैं स्टॉक में काफ़ी तेज़ी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं एक बड़े इवेंट का। 8 जून को आरबीआई ब्याज दरों पर फैसला लेगा, और इसको लेकर आज से एमपीसी की बैठक भी शुरू हो चुकी है। तो इस बार की पॉलिसी में कुछ इंपॉर्टेंट होगा, और आरबीआई ब्याज दरों को लेकर किस तरह का फैसला ले सकता है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, बताइए। ये संभावना कम है, बट पॉज ये हमारा कंसेंसस व्यू है। सारे इकोनॉमिस्ट के साथ बात करके लग रहा है कि आरबीआई वापस पॉज करेगा ये पर्टिकुलर मीटिंग के बाद भी। अब जब हम फैक्टर्स को देखें तो इन्फ्लेशन 4.7% पे आया है। ऑफ कोर्स बेस हायर था। 2022 अप्रैल में इन्फ्लेशन ने एक टॉप बनाया था। इंडियन इन्फ्लेशन लास्ट 3-4 ईयर्स का एक टॉप है 7.8% का। तो अप्रैल 2023 ऑफ कोर्स ईयर ऑन ईयर नंबर देखें तो स्लाइटली कम आया है, जो कि एक बड़ी रिलीफ नहीं है क्योंकि वो हायर बेस पे था, पर फिर भी एक पॉजिटिव लेते हुए कम आया है। दूसरी बात है कि सारे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स रेट पॉज करंटली कर रहे हैं, या तो इनफैक्ट अब रेट घटाने की भी एक कमेंट्री, एक टाइप ऑफ पोटेंशियल की बातें चल रही है। तो उसके वजह से पॉज एक अच्छा डिसीजन होगा आरबीआई से, और यही इकोनॉमिस्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ग्रोथ फ्रंट पे ऑफ कोर्स FY23 का ग्रोथ हमारे जो एक्सपेक्टेशन से थे उससे ज़्यादा आया है, और FY24 के नंबर्स अब कैसे ट्वीक होते हैं वो भी आरबीआई एस्टिमेट्स के मुताबिक देखना पड़ेगा कि कैसे FY24 का ग्रोथ चेंज होता है, बिकॉज FY23 का अब बेस अराउंड 0.2 या 0.3% से बढ़ गया है। तो ये चीज़ पे नज़र रहेगी। आगे जाके इन्फ्लेशन कैसे इवॉल्व होता है। ऑयल $70 पर बैरल के आसपास अभी भी, WTI ब्रेंट $75 के आसपास। तो क्या आरबीआई अपने इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस चेंज करेगा और ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस लाएगा, तो वो एक
एक बातचीत करने के लिए वो एक क्रिटिकल फैक्टर होगा। और लास्टली सिस्टम लिक्विडिटी कैसे इवॉल्व होगी आगे जाके। VRRR काफ़ी कर रहा है RBI, तो सिस्टम में से वो काफ़ी लिक्विडिटी सकआउट भी कर रहा है, पंपिंग भी कर रहा है करेक्ट टाइम्स पे, तो वो भी कैसे इवॉल्व होता है, ये तीनों चार चीज़ पे नज़र रहेगी मार्केट की। और कंजम्पशन सेक्टर में हम देख रहे हैं कि मिसेस बेक्टर फूड्स में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इस सेक्टर में और कहां पर ग्रोथ के मौके दिखाई दे रहे हैं, एक खास रिसर्च लेकर हमारे साथ विनी जुड़ चुकी हैं। विनी, बताइए। तो कंजम्पशन में स्पेशली जो बात करें कंजम्पशन का किंग कौन है, और स्टॉक मूव के हिसाब से देखिए तेजी जो देखी हमने मिसेस बेक्टर्स फूड में, और अगर उनकी स्टॉक प्राइस ही देखे तो लास्ट एक महीने में ही 20% रिटर्न दे चुके हैं। YTD बेसिस पे भी 81%, और कंपेयर टू अदर FMCG प्लेयर्स काफ़ी ग्रोथ अच्छी दिखी हुई है स्टॉक प्राइस में मिसेस बेक्टर्स में। अब बात करते हैं उनके मेन सेगमेंट्स की, तो उनके 3 मेन सेगमेंट्स हैं, और ये अप मूव क्यों आ रहा है मिसेस बेक्टर्स के लिए। 3 सेगमेंट्स हैं। पहले बात करते हैं उनके बिस्किट सेगमेंट की, जहाँ से 60% ऑफ द टोटल जो रेवेन्यू है कंपनी का वो आता है बिस्किट सेगमेंट से। दूसरा है ब्रेड सेगमेंट है, बेकरी सेगमेंट है, वहाँ से 35% रिटर्न आता है। और तीसरा सेगमेंट है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये QSR स्पेस के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। जब वो बर्गर्स के जो बन्स होते हैं, पिज्ज़ा की जो ब्रेड होती है, वो डिलीवर करते हैं। जैसे उनके क्लाइंट्स हैं, मैकडॉनल्ड्स भी है, जुबिलेंट फूडवर्क्स जैसे क्लाइंट्स उनका, और जिनको वो देते हैं अपने ये बंस, तो ये उनका ब्रेकअप डिवीजन है। उसके अलावा अभी बात करते हैं कि जो रन अप और बिस्किट मार्केट साइज है वो 46,000 करोड़ का बिस्किट मार्केट साइज है, और उसमें 60% जो है 65% लगभग आ रहा है ऑर्गेनाइज मार्केट। इस ऑर्गेनाइज मार्केट में देखें तो लीडर जो है अभी बिस्किट सेगमेंट में वो है ब्रिटानिया, उसके बाद आता है पार्ले, और ऐसे उनका ब्रेकअप होता है। और क्रेमिका जो है बिस्किट ब्रांड, अभी 1% मार्केट शेयर है, वो है मिसेस बेक्टर्स का ब्रांड जो है, पर अभी 1% मार्केट शेयर है, तो ऑर्गेनाइज में भी उनको काफ़ी है कि वो मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं। मेनली बिजनेस आता है प्रीमियम और मिड प्रीमियम सेगमेंट में। उसके अलावा जो बात करते हैं ब्रेड सेगमेंट में, वहाँ पे 13,500 करोड़ की ओवरऑल मार्केट है, जो ग्रो कर रहे हैं 9% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। स्टिल FY25 9% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, और ऑर्गेनाइज शेयर है 50%। अभी भी मिसेस बेक्टर्स का शेयर काफ़ी कम है इसमें भी, तो ब्रिटानिया लीड करता है ब्रेड के मार्केट शेयर को भी, तो काफ़ी कम है उनका मार्केट शेयर, तो यहाँ पे भी उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी बन जाती है। उसके अलावा बात करते हैं दूसरे फैक्टर्स क्या है। कंपनी ने एक तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिया हुआ है अगले 2 साल के लिए। ऑपरेटिंग मार्जिन फ्रंट पे भी बोला है कि यस 13 to 14% होगा नियर टर्म में, आगे जाते हुए बढ़ के जाएगा 15% पे। हाई टीन्स की ग्रोथ भी बात की है दोनों सेगमेंट में, जैसे बिस्किट की बात करें या ओवरऑल ब्रेड सेगमेंट में भी हाई टीन्स की ग्रोथ है, जो बेटर देन इंडस्ट्री है, क्योंकि इंडस्ट्री का कैगर फ्रॉम FY20 to 25 एक्सपेक्टेड है 9% पे, तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेड है। कंपनी की काफ़ी अग्रेसिव केपेक्स प्लान भी है। जैसे देखें तो उन्होंने ब्रिटानिया आई बेग योर पार्डन बिस्किट्स और ब्रेड सेगमेंट में भी उनकी केपेक्स की बड़ी प्लान्स है, नए कैपेसिटीज़ भी लॉन्च करने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट प्लान है। उसके अलावा कंपनी ने एंटर किए हुए बिस्किट सेगमेंट में नए एरियाज़ में भी, जैसे मुंबई, पुणे और बैंगलोर में ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं, और ऐड करने वाला है 10 नए सिटीज़ वेस्ट और साउथ में 2020-24 में भी, तो यस इंपॉर्टेंट अपडेट वहाँ पे भी है ना। एक तकलीफ जो आ सकती है और थोड़े पॉइंट्स जो इम्पैक्ट कर सकते हैं ये रैली को और स्टॉप कर सकते हैं रैली को, वो क्या हो सकता है कि एक तो क्या होता है, अगर उन्होंने जो प्लान किया था डिस्ट्रीब्यूशन वो ना हुआ प्लान के हिसाब से, तो उसकी वजह से एक इम्पैक्ट आ सकता है। महंगाई का तो एक पॉइंट चलता ही रहेगा, क्योंकि कमोडिटीज़ अगर महंगी हो गई तो इम्पैक्ट करता है ओवरऑल मार्जिन्स ऑफ द कंपनी को, और स्लो डाउन और मे बी डाउन ट्रेडिंग भी दिख सकती है। और लास्टली है कमोडिटी प्राइस कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी जो है एक पॉइंट जो इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी को। अभी वैल्यूएशन से काफ़ी चीप है कंपेयर टू अदर FMCG कंपनीज, तो इस पॉइंट पे भी लग रहा है कि वैल्यूएशन के हिसाब से तो चीप ही है। क्या और रन अप हो सकता है, ये एक फैक्टर तो श्योरली वॉच आउट करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।